सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएनएसएस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बीएनएसएस की जो शुरुआत है हम चैप्टर 13 से करेंगे। चैप्टर 13 से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, आप जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जाओगे, जब भी वहाँ पे भी बीएनएस आपको करवाया जाएगा, जहाँ सीआरपीसी करवाया जाएगा, वो ज़्यादातर आपको चैप्टर 13 से ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो हमारे इस सब्जेक्ट की जो शुरुआत ही इन्वेस्टिगेशन से होती है। ये जो आपका जो सब्जेक्ट है ना, सीआरपीसी या बीएनएसएस, ये 3 स्टेजेस के अराउंड घूमता है: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। तो ये 3 स्टेजेस में ही आपके सभी सेक्शन कवर हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली इस पूरे सीक्वेंस में जो सबसे पहली स्टेज आएगी इन्वेस्टिगेशन, सेकंड स्टेज आएगी इंक्वायरी, थर्ड स्टेज आएगी ट्रायल। तो हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंक्वायरी पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रायल पढ़ेंगे। ये जो जो सीआरपीसी है ना, ये जो बीएनएसएस है, ये ऐसे नहीं है कि फर्स्ट सेक्शन से पढ़ा जाता है, नहीं। इसको पढ़ने का ढंग अलग है। इसको हमेशा जब भी आप पढ़ोगे, सबको सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 13 ऑफ बीएनएसएस, जो चैप्टर 12 सीआरपीसी में था। आप जब पहले सीआरपीसी था ना, वहां पे चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन दिए हुए थे। अब कौन से चैप्टर में है? अब चैप्टर 13 में है। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन कौन से चैप्टर में है? ये जो न्यू लॉ है बीएनएसएस में, दैट यू हैव टू गिव द आंसर एज चैप्टर 13। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आपको पता है सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप मेरे को पहले ये बताओ, सोचो कि जितनी भी डेफिनेशन के प्रोविजंस होते हैं, वो ज्यादातर आपने जितने भी बेयर एक्ट पढ़े होंगे, वो कौन से सेक्शन के अंदर होते हैं? किस सेक्शन के अंदर सभी जो डेफिनेशन मोस्टली दी होती हैं? अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू विल सी दैट यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न होता है कि सेक्शन 2 होता है ना, उसके अंदर मोस्टली सभी डेफिनेशन दी होती है। ऐसे ही बीएनएसएस में भी सेक्शन 2 के अंदर इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन दी हुई है। एल सेक्शन 2 एल, प्लीज नोट डाउन। ये जो इन्वेस्टिगेशन की जो डेफिनेशन है, ये सेक्शन 2 एल में दी हुई है। अब इन्वेस्ट प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। देखिए, ये ना, यहाँ पे इस पूरे सब्जेक्ट्स के अंदर दो एंटिटीज हैं, पुलिस और कोर्ट। कुछ एरियाज पुलिस कवर करती है, कुछ एरियाज कोर्ट कवर करती है। जैसे इन्वेस्टिगेशन का एरिया है, इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया होता है, इट वुड बी डेल्ट बाय पुलिस, वाइल इंक्वायरी और ट्रायल का जो एरिया होता है, इट वुड बी डेल्ट बाय कोर्ट। ये आपको नोट डाउन रखना है। इन्वेस्टिगेशन मैटर में कोर्ट का रोल नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑल अबाउट पुलिस, इज ऑल अबाउट पुलिस पावर। इंक्वायरी और ट्रायल इज ऑल अबाउट कोर्ट। जब भी आपके सामने इंक्वायरी वर्ड आ जाए, तो आपके दिमाग में कोर्ट आ जाना चाहिए। जब आपके सामने ट्रायल वर्ड आ जाए, तो आपके दिमाग में कोर्ट आ जाना चाहिए। जब आपके सामने इन्वेस्टिगेशन आ जाए, तब आपके माइंड के अंदर पुलिस आ जाना चाहिए। सो क्लियर है? इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? विच इज डन बाय द पुलिस। नाउ, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है? जब भी कोई भी ऑफेंस होता है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है ना, उसका पर्पस क्या होता है? देखें, इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस होता है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। क्लियर? इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इंक्वायरी का पर्पस क्या होता है, बताएं? इंक्वायरी का पर्पस ये होता है, ये चेक करना कि प्राइमा फसाई केस बन भी रहा है या नहीं बन रहा। जब कोर्ट के सामने केस जाता है, जब कोर्ट के सामने चार्जशीट जाती है, तो कोर्ट देखती है ना चार्जशीट से कि केस बन भी रहा है नहीं बन रहा, या ऐसे ही उठा कर ले आए। तो इंक्वायरी का पर्पस क्या होता है? यू हैव टू सी वेदर प्राइमा फसाई केस इज बिल्ड और नॉट। क्लियर? अब इंक्वायरी का प्रोविजन क्या है डेफिनेशन क्लोज के अंदर? नोट डाउन करें, सेक्शन 2 के। जैसे इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2 एल में दिया हुआ था, वैसे ही जो इंक्वायरी है वो सेक्शन 2 के में दिया हुआ है। अब थर्ड स्टेज कौन सी रहेगी? ट्रायल।
अब ट्रायल का भी कुछ ना कुछ पर्पस होगा। बताएं ट्रायल का पर्पस क्या है? ये तो पता ही होगा ना आपको। ट्रायल का पर्पस ये होता है टू डिसाइड कि वेदर इस केस के अंदर इक्विटल होगी या कन्विक्शन होगी। टू डिसाइड वेदर देयर वुड बी इक्विटल और कन्विक्शन। देखिए मैं पीपीटीज वगैरह नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ और आप अपनी नोट मेकिंग करें। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। क्योंकि मैं पीपीटीज वगैरह इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं लेक्चर डिलीवर करने में बिलीव करता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है वो नोट डाउन करना है। आपको इंक्वायरी का पर्पस क्या होता है वो नोट डाउन करना है। ट्रायल का पर्पस क्या होता है वो नोट डाउन करना है। सेकंड, इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन के अंदर दी हुई है, डेफिनेशन क्लोज के। इंक्वायरी डेफिनेशन क्लोज के कौन से सेक्शन में दी हुई है। ट्रायल डेफिनेशन क्लोज के कौन से सेक्शन में दिया हुई है। तीनों चीजें आपको नोट डाउन करनी है, पेपर में आपको आ जाता है। आपके जो प्रीलिम्स के पेपर होते हैं वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको क्लियर है इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर मोस्टली 13 है, 13 बीएनएस डील करता है। सो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग विच इज डन बाय पुलिस ऑफिसर। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस करती है? देखें, अगर आप इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन देखोगे ना तो मैं आपके लिए डेफिनेशन रीड करता हूं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन मींस Investigation means and include all the proceedings by police officer or any person other than magistrate who is authorized by magistrate in this behalf। इसका मतलब क्या है? मोस्टली 95 या 99% केसेस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, और पुलिस के अलावा भी कोई और पर्सन जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट करे वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्लियर है? बट मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, कोर्ट खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। को- ये जो ये जो इन्वेस्टिगेशन क्लोज में जो डेफिनेशन दी हुई है टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, एक इन्वेस्टिगेशन करती है, कहते हैं कोई भी पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट अपॉइंट करता है। जो फर्स्ट पार्ट है ना, जो आपका चैप्टर 13 है, ये फर्स्ट पार्ट से डील करता है इन्वेस्टिगेशन डन बाय पुलिस। इन्वेस्टिगेशन डन बाय पुलिस, ये चैप्टर 13 उसके साथ डील करता है। अब आप कहोगे सर जो आपने बोला है कि जो 1% चांस ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन कोई और पर्सन भी कर सकता है अदर देन पुलिस और अदर देन मजिस्ट्रेट विच इज अपॉइंटेड बाय द मजिस्ट्रेट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ आप अपने दिमाग में याद रखो 99% केसेस में इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय पुलिस ऑफिसर। क्लियर है? करें आगे, बढ़े आगे। चलो ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले स्टार्ट स्टार्ट कैसे होती है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो होता है एफआईआर। जब भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है देन ही हैज टू रजिस्टर द एफआईआर। विदाउट रजिस्टरिंग द एफआईआर मोस्टली ज्यादातर केसेस में पुलिस विल नॉट एबल टू इन्वेस्टिगेट द केस। जो मैंडेटरी कंडीशन है, आपको एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूँ इसका भी। जैसे आप पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर जाते हो, पुलिस आपका एफआईआर नोट डाउन नहीं करती। आप उसके बाद किसी भी सीपी के पास जाते हो, एसपी के पास जाते हो अपनी एफआईआर लेकर के, हमारी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रिकॉर्ड नहीं हुई, आप हमारी एफआईआर रिकॉर्ड करें। अगर वो भी मना कर देते हैं देन आपके पास रेमेडी होती है कोर्ट में जाने की, मजिस्ट्रेट के पास जाने की, अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी। तो आप वहां पे एप्लीकेशन लगाते हो कि मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन दे कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। तो आप देखोगे जब इन केस अगर आपकी वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन देता है केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की, तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। मजिस्ट्रेट स्पेशली ये मेंशन नहीं करेगा अपने ऑर्डर के अंदर पुलिस को कि एफआईआर रजिस्टर करो। मजिस्ट्रेट सिर्फ ये पुलिस को कहेगा स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ये बाय डिफॉल्ट है, इट इज इम्प्लाइड है पुलिस के पार्ट पे। अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उन्हें एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। पॉइंट क्लियर? ये चीज होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्राइम होता है, फिर क्राइम की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास जाती है। क्राइम हुआ, कोई भी विटनेस आया, कोई भी विक्टिम आया, वो इंफॉर्मेशन लेकर पुलिस के पास गया, पुलिस ने क्या लिख दिया, एफआईआर लिख दी।
और एफआईआर कौन से सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड होती है, बताएं। एफआईआर रिकॉर्ड होती है सेक्शन 173 बीएनएसएस में, जो सेक्शन 154 सीआरपीसी में था। अब आप जितनी भी एफआईआर पढ़ेंगे वहां पे ऊपर लिखा होगा सेक्शन 173 बीएनएसएस। क्लियर है, एफआईआर का सेक्शन ये जो आप पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम एफआईआर के साथ डील कर रहे हैं। देखें, एफआईआर मैं बोल तो रहा हूं, क्या आप पूरा सीआरपीसी पढ़ लें, पूरा बीएनएसएस पढ़ लें, आप मेरे को ये बताओ कहीं पे एफआईआर वर्ड यूज हुआ है? हम बात करते हैं कि सेक्शन 173 बीएनएसएस डील विद द एफआईआर, डील विद द प्रोविजन ऑफ एफआईआर। बट आप देखें, अगर आप सेक्शन 173 बीएनएसएस देखें, वहां पे कहीं पे भी एफआईआर टर्म यूज ही नहीं हुई। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बताओ एफआईआर वर्ड कहाँ पे यूज हुआ हुआ है। क्लियर है, तो मोस्टली एफआईआर वर्ड आपको जल्दी नहीं मिलेगा पूरे बीएनएसएस में, अनलेस और अनटिल आपने अच्छे से पढ़ा ना हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सेक्शन 230 बीएनएसएस, 230 बीएनएसएस, सीआरपीसी के अंदर ये सेक्शन 207 सीआरपीसी, वहां पर आपको एफआईआर वर्ड देखने को मिलेगा। ये कॉपीज के अंदर अपनी नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लो, एफआईआर वर्ड हैज बीन यूज्ड इन सेक्शन 230 बीएनएसएस। अब सेक्शन 230 होता गया है, ज्यादातर इसकी कहानी में नहीं जाऊंगा, दो तीन लाइनों में बता रहा हूँ। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है, उसके बाद चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट के अंदर। जब कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद एक्यूज अपीयर होता है कोर्ट के अंदर। जब अक्यूज अपीयर होता है तो कोर्ट उसे पुलिस की जो चार्जशीट होती है उसकी कॉपी प्रोवाइड करती है, और साथ जो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की होती है उसकी कॉपी भी प्रोवाइड करती है। वो ये सेक्शन उसके साथ डील करता है। यहाँ पे बताया गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अक्यूज को प्रोवाइड किए जाते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में एक वर्ड यूज किया हुआ है एफआईआर। क्लियर है, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन ये आता है कि एफआईआर कौन से ऑफेंसेस में रजिस्टर्ड होती है? क्या हर किसी ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है? ये क्वेश्चन आता है। देखें, जो एफआईआर होती है ना, वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रजिस्टर्ड होती है। देखें, सबसे पहले आप समझिए, ऑफेंसेस की ना दो कैटेगरीज होती हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एज ऑफ नाउ अभी आप बिगनर हो, तो आप इतना माइंड में याद रखो, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं इट इज वेरी सीरियस इन नेचर। ये बहुत सीरियस होते हैं, बहुत सीवियर इन नेचर होते हैं, हीनियस ऑफेंस होते हैं, हम कह सकते हैं। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ये लेस सीरियस इन नेचर होते हैं, इतने सीरियस नहीं होते हैं, छोटे मोटे ऑफेंसेस आप बोल सकते हो। ज्यादातर जो लॉ की डेफिनेशन में लोग बोल देते हैं कि जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट लेस देन 3 ईयर होती है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जिनमें पनिशमेंट 3 ईयर से ऊपर होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। बट ये एक रूल नहीं है, एक ऐसी एक पैटर्न बनाया हुआ है। पर आप याद रखें, कॉग्निजेबल ऑफेंस हमेशा हीनियस ऑफेंस होते हैं, सीरियस ऑफेंस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंस नहीं होते। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं एफआईआर उसमें रजिस्टर्ड होती है। लिख लें, एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रजिस्टर्ड होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रजिस्टर्ड नहीं होती है। अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में आएगा, ठीक है कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या रजिस्टर्ड होता है? सुने, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रजिस्टर्ड होती है एनसीआर। एनसीआर, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। क्लियर है, क्या होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिसे आप कभी कभी डीडीआर भी कह देते होते हो, ज्यादातर डीडीआर भी रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है एनसीआर। क्लियर जी, एफ आई ये अभी तक आपको क्लियर है? इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्लियर है, इंक्वायरी का पर्पस क्लियर है, ट्रायल का पर्पस क्लियर है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन कौन सा है, इंक्वायरी का प्रोविजन कौन सा है, ट्रायल का प्रोविजन कौन सा है डेफिनेशन क्लोज के अंदर। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी हुई है। एफआईआर वर्ड कहाँ पर यूज किया हुआ है ये मैंने आपको बता दिया हुआ है।
एफआईआर कौन से ऑफेंसेस में होती है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। और एनसीआर कौन से ऑफेंसेस में होती है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? कुछ सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? जो इतने सीरियस नहीं होते हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले याद रखें, ये जो बीएनएसएस है, ये कौन सा लॉ है? ये एक सब्सटैंटिव लॉ है या एक प्रोसीजरल लॉ है? ज्यादातर जो लॉ होते हैं उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटैंटिव लॉ लॉ वो होते हैं जो आपकी राइट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। जो मतलब आपके क्या राइट हैं, आपकी क्या लाइबिलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सभी क्या है? ये सब्सटैंटिव लॉ हैं जो आपको राइट्स और लाइबिलिटी बताते हैं। एसआरए अगर आप पढ़ोगे, आपके बहुत सारे राइट्स हैं। अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल वायलेट होता है, अगर आप कोई आपकी सेल डीड नहीं करवाता एग्रीमेंट टू सेल के बाद, आप कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल में जाते हो, ये सभी क्या है? आपके राइट्स हैं। डेक्लेरेटरी प्रोविजन, ये भी आपके राइट्स हैं। ये सभी क्या है? सब्सटैंटिव लॉ है। तो बेसिकली वन लाइन में अगर बोलूं, सब्सटैंटिव लॉ कौन से होते हैं? विच डिफाइंस राइट्स एंड लाइबिलिटीज। अब राइट्स एंड लाइबिलिटीज तो आपको राइट्स तो दे दिए एक लॉ ने, बट उन राइट्स को क्लेम करने के लिए प्रोसीजर क्या है? अगर आपकी लाइबिलिटी है तो आपकी लाइबिलिटी आपके ऊपर इम्पोज करने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या रेमेडी है? तो वो जो प्रोसीजर होता है ना कंप्लीट उस राइट तक पहुंचने के लिए, वो है प्रोसीजरल लॉ। अब जो आपका सीआरपीसी है ना, ये प्रोसीजरल लॉ है। प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स, सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ। सीपीसी भी प्रोसीजरल लॉ है। सीपीसी में भी पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो आपका बीएस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, वी कैन से, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। मोस्टली ज्यादातर जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो प्रोसीजरल लॉ है, बट उसके अंदर स्टॉपल के प्रोविजन दिए हुए हैं जो उसे थोड़ा बहुत सब्सटैंटिव लॉ की कैटेगरी में भी डाल देते हैं। तो बीएनएसएस क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है। देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्सटैंटिव लॉ की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां पे सब्सटैंटिव लॉ है वहां पे सब्सटैंटिव लॉ ही है। जैसे आपका आईपीसी है, आपके आईपीसी पढ़ते हो, बीएनएस पढ़ते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस मिलते हैं। अगर आप ये करोगे तो ये वाला ऑफेंस बनेगा, उसमें आपको इतनी सजा होगी। ये करोगे तो ये वाला ऑफेंस होगा। अगर चोरी करोगे तो इसमें इतनी सजा मिलेगी। अगर हर्ट करोगे तो ये सजा मिलेगी। तो वहां पे सिर्फ सजा डिफाइन की हुई है ना, वहां पे आपकी लाइबिलिटी सिंपल डिफाइन की हुई है ना। तो इसीलिए जो बीएनएस है, आईपीसी है, वो कौन सा लॉ है? वो सब्सटैंटिव लॉ है। अब आपको सजा दिलानी कैसे है? सजा दिलाने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? वो आना पड़ेगा हमें सीआरपीसी में। दैट इज अ प्रोसीजरल लॉ। तो ये दोनों जो लॉ है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दे आर बेसिकली मेंट फॉर ईच अदर। You can say that the law of criminal procedure is meant to complementary to substantive law. क्लियर है? ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, अभी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, लिख लो, नोट डाउन कर लो साथ साथ। अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल के अंदर ना कुछ लिस्ट दी हुई है, 3 लिस्ट दी हुई है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, स्टेट लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं। जो यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, तो उन सब्जेक्टों के ऊपर लॉ जो है वो सिंपल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की। जो लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें सिंपल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट आते हैं वहां पे लॉ यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सीआरपीसी कौन सी लिस्ट में आता है? वेदर इट फॉल अंडर यूनियन लिस्ट,
whether it fall under state list, whether it fall under concurrent list। समझे? ये जो सीआरपीसी है ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स, सीआरपीसी फॉल अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, सॉरी बीएनएसएस। अब स्टेट जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में पास हुआ था, उससे पहले ये होता था कि जो सीआरपीसी है वो फुल ऑन इंडिया में एप्लीकेबल होता था एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट जब से ये जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके बाद मोस्टली सभी लॉज जे एंड के पे भी एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो नाउ बीएनएसएस इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट अगर आप स्टार्टिंग के, रुको मेरे को सेक्शन को निकालने दो, मैं आपको बताता हूँ। वेट होल्ड 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 होल्ड। अगर आप सेक्शन 1 पढ़ें तो सेक्शन 1 में आपको दिया हुआ है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, अब ये ध्यान से समझें, ये जो हमारा बीएनएसएस है ना, इसके कुछ प्रोविजन स्टेट ऑफ नागालैंड पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं और ट्राइबल एरियाज पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब कौन से प्रोविजन देखें, बीएनएसएस का जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 11 है और चैप्टर 12 है, ये एप्लीकेबल हो सकता है। ध्यान से समझे, ये एप्लीकेबल है। बीएनएसएस का मोस्टली ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 ये पेपर में आता होता है एमसीक्यूज में। चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12 ये इंडिया में एप्लीकेबल है। ये जो आपका, सॉरी इंडिया नहीं, स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया में ये वाले चैप्टर तो एप्लीकेबल होते ही होते हैं। बाकी चैप्टर बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल नहीं होते। इन चैप्टर्स को छोड़कर बीएनएसएस के जितने भी चैप्टर हैं वो बाय डिफॉल्ट इन एरियाज पे, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ये उनकी डिस्क्रिशन है, उनकी विश है कि वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर बाय नोटिफिकेशन वो किसी भी चैप्टर के प्रोविजन को इन स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे एप्लीकेबल कर सकती हैं। क्लियर है? मैं आपके लिए एक बार ये वाला प्रोविजन पढ़ देता हूँ। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अदर देन दोस relating to chapter 9, 11 and 12 shall not apply to the state of Nagaland or to the tribal area। इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ये है कि इस संहिता के जो प्रोविजन है वो नागाल स्टेट ऑफ नागालैंड पे एप्लीकेबल नहीं होंगे और ट्राइबल एरियाज पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 एप्लीकेबल होंगे। अब चैप्टर 9, 11 और 12 को छोड़कर जो बाकी चैप्टर्स के प्रोविजन अगर हमने इन एरियाज पे अप्लाई करने हैं तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो वर्ड यूज है ट्राइबल एरिया, कभी कभी डेफिनेशन आ जाती होती है प्रीलिम्स में। ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं? आप बताएं ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं? आपको सिंपल याद रखना है, जो आपका 6th शेड्यूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ना वर्ड होता है एटीएम, ATMM, मतलब एटीएम, एटीएम विदाउट मनी। मैं तो ऐसे एक ट्रिक बनाया हुआ, ATMM। ठीक है, ATMM। ये वाले जो एरिया होते हैं ना, दैट इज योर ट्राइबल एरियाज। ठीक है, ट्राइबल एरियाज कौन से हैं? एक तो जो असम के हैं और जो 6th शेड्यूल में दिए हुए हैं ट्राइबल एरियाज, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। ए स्टैंड्स फॉर, एटीएम में ए स्टैंड्स फॉर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। और बताओ और कौन सा हो सकता है? आप करें, गूगल कर लें आप। मणिपुर भी हो सकता है। चलो ये मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, एटीएमएम में 6 शेड्यूल में कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग असम, आपको मैं बताता हूँ, सॉरी, एटीएम में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम।
असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो 6th शेड्यूल में दिए हुए हैं, यहाँ पे दैट इज योर ट्राइबल एरियाज। 6th शेड्यूल, पैरा 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप इतना का याद कर लो बस। ATMM, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, दैट इज योर ट्राइबल एरियाज। ठीक है जी। और आपको इस इन्फोर्समेंट डेट तो पता ही है ना, 1 जुलाई 2023 इसकी इन्फोर्समेंट डेट थी। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, BNSS की इनेक्टमेंट डेट बताओ। इनेक्टमेंट डेट मतलब जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था, कब मिला था? सोचें, बताएं, प्रेसिडेंट के एसेंट कब मिला था इस एक्ट को? आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ये मत सोचना कि इन्फोर्समेंट डेट ही पूछेंगे, ये भी पूछ सकते हैं इनेक्टमेंट डेट क्या है। इनेक्टमेंट डेट आपको बताता हूँ मैं। इनेक्टमेंट डेट है इसकी, इन्फोर्समेंट डेट तो आपको क्लियर होगी ना। इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 2024। और इनेक्टमेंट डेट क्या है? क्रिसमस वाला दिन, 25 जनवरी 2023। लिख लिए आप, प्लीज नोट डाउन। इनेक्टमेंट डेट इज 25 Jan 2023। इन्फोर्समेंट डेट 1 July 2024। क्लियर है? अभी तक जितना पढ़ा है आपको क्लियर है जी? ठीक है। चलो, अब ना कुछ लॉ होते हैं, जैसे मैंने आपको लॉ की कैटेगरी बताई, प्रोसीजरल लॉ होता है और सम कुछ होते हैं सब्सटेंटिव लॉ। ऐसी एक लॉ की कैटेगरी एक और भी है। एक होता है जनरल लॉ, एक होता है स्पेशल लॉ। जनरल लॉ ये होता है मोस्टली सब पे एप्लीकेबल होता है। स्पेशल लॉ वो होता है जो एक स्पेसिफिक कास्ट पे एप्लीकेबल होता है ज्यादातर। जैसे मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ मुस्लिम पे एप्लीकेबल होता है। हिंदू लॉ है, वो हिंदू पे एप्लीकेबल होता है, दैट इज स्पेशल लॉ, वी कैन से दैट। एक होता है लोकल लॉ। लोकल लॉ क्या होता है? जो स्पेसिफिक स्टेट्स पे एप्लीकेबल होता है। जैसे आप किसी भी स्टेट्स के पेपर देते हैं, वहां पे लोकल लॉ होते हैं। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, दैट इज अ लोकल लॉ। राजस्थान एक्साइज एक्ट, दैट इज अ लोकल लॉ। जो स्पेसिफिक उसी स्टेट्स पे एप्लीकेबल है, वो लोकल लॉ होता है। अब ये जो BNSS कौन सा लॉ है? BNSS इज ए जनरल लॉ। जनरल लॉ क्यों है? क्योंकि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स। इट डज नॉट मैटर समवन इज मुस्लिम, समवन इज क्रिश्चियन, समवन इज बुद्धिस्ट, समवन इज हिंदू। सो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट ये सब पे एप्लीकेबल होता है। BNSS कौन सा लॉ है? कि जनरल लॉ है। याद रखें, रिलीजन, कास्ट विल नॉट अफेक्ट दिस लॉ एट ऑल। ठीक है जी। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने बताया कि एक स्पेशल लॉ ये होता है कि स्पेसिफिक ऑफेंसेस से डील करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्पेशल लॉ का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। जैसे माइनर के साथ जब रेप होता है तो उसके लिए लॉ जो आता है, पोक्सो आता है। अब पोक्सो, रेप तो वैसे भी बड़े होते हैं, जब मेजर के साथ रेप होता है तब पोक्सो आता है? नहीं आता। पोक्सो कब अट्रैक्ट होता है? पोक्सो अट्रैक्ट तब होता है जब माइनर के साथ रेप होता है। तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ जो ऑफेंसेस होते हैं, जैसे रेप के ऑफेंसेस अगेंस्ट माइनर वुड बी गवर्न बाय द पॉक्सो, अदरवाइज दैट वुड बी गवर्न बाय द IPC और BNS, सेक्शन 63 BNS। अगर किसी मेजर के साथ रेप होता है, दैट वुड बी गवर्न बाय सेक्शन 63 ऑफ BNS, सेक्शन 375 ऑफ IPC। अगर किसी माइनर के साथ रेप होता है, दैट वुड बी गवर्न बाय द पॉक्सो। क्लियर है? दैट इज स्पेशल लॉ बनाया ना, बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बनाया ना। अगर किसी बच्चे ने ऑफेंस किया है तो उसे नॉर्मल आप थोड़ी ट्रीट करोगे, आप उसे दैट वुड बी गवर्न अंडर JJ एक्ट, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट। तो JJ एक्ट भी क्या हुआ है? स्पेशल लॉ हुआ ना, स्पेशल कैटेगरी के लिए बनाया गया है। पॉक्सो एक्ट भी क्या हुआ? स्पेशल लॉ हुआ ना। तो अब हम आते हैं आपके सेक्शन 5 के ऊपर सीधा। बाद में डेफिनेशन क्लोज वगैरह बाद में क्लियर करेंगे। अब सेक्शन 5 पे आते हैं। जो सेक्शन 5 है ना, वो बात करता है कि अगर आपके जनरल लॉ और स्पेशल लॉ के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए, मतलब एक जो प्रोविजन है वो जनरल लॉ में भी दिया हुआ है, स्पेशल लॉ में भी दिया हुआ है। क्लियर है? अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए, दोनों की भीड़ हो जाए, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट का मतलब वो प्रोविजन जनरल लॉ में भी दिया हुआ है, वो प्रोविजन स्पेशल लॉ में भी दिया हुआ है, तो कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? तो याद रखना, बाय डिफॉल्ट तो वैसे तो जनरल लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर
अगर जनरल लॉ के साथ साथ स्पेशल लॉ भी आप एप्लीकेबल कर रहे हो, अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है तो प्रिवेल कौन करेगा? हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। ये स्टार लगा कर नोट डाउन कर लो। इन द केस ऑफ conflict बिटवीन जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ वुड ऑलवेज प्रिवेल। 99.9% है ये। ठीक है। अगर किसी माइनर के साथ रेप हुआ है, तो आप वहां पे स्पेशल लॉ है ना, वहां पे स्पेशल लॉ पॉक्सो है ना, तो आप आईपीसी थोड़ी लगाओगे, आप पॉक्सो लगाओगे। क्लियर है? If any specific and any special procedure is provided by any special enactment, then that special enactment would prevail over the general enactment। क्लियर है जी? ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। तो बाय बाय। अब हम कल मिलेंगे सेकंड लेक्चर में।